हेलो हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हमने कल लास्ट वीडियो में पढ़ा था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ रहे थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमने कल सारा का सारा वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता क्या थी कैसी थी उसके बारे में पढ़ा, और उसका जो पहला पार्ट था ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है वेद कितने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों में जो भी ऋग्वेद से संबंधित जानकारियां हैं, कल भी मैंने बताया था ऋग्वेदिक से संबंधित जितना भी जो भी काल था उस वक्त की जितनी भी जानकारियां ऋग्वेद से मिलती हैं, तो उस काल को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो आज हम शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल को, पूर्व वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल मतलब ऋग्वेद। तो देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, मतलब ऋग्वेद को किसने लिखा या किसने उसको संग्रहित किया। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे कृष्ण द्वैपायन व वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास जी ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे। वेद व्यास से एक और भी मैं आपको मशहूर ग्रंथ बता देता हूं जो कि महाभारत है। अगर कई और क्वेश्चन आया था भारत का सबसे बड़ा कोई ग्रंथ कौन सा है, तो वो है महाभारत। तो महाभारत भी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। अब ऋग्वेद कितनी चीजों से, उसके अध्याय कितने हैं, आगे का ऋग्वेद जो है एक बड़ा सा बुक है, उसमें कितने अध्याय, कितनी सूक्तियां, कितनी ऋचाएं, उसके पार्ट्स कैसे कैसे हैं, वो हम अलग अलग इसमें देखेंगे। ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। मंडल मतलब अध्याय, मतलब चैप्टर। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, सूक्त कई बार लिखा रहता है, सूक्त का मतलब होता है मंत्र। कितने मंत्र हैं, 1028, 1028। उसके बाद कितनी रचनाएं हैं, रचनाएं अगर पूछी जाती हैं तो ऋग्वेद में रचनाएं हैं 10,462, 10,462 रचनाएं हैं ऋग्वेद में। अब जो आपको पता, अभी मैंने बताया ऋग्वेद 10 मंडल में बटा हुआ है। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इन 10 मंडल में से कौन से ऐसे 2 मंडल हैं जो बाद में जोड़े गए। जब ऋग्वेद का संकलन किया जा रहा था, देखो संकलनकर्ता और जो एक राइटर होता है उसमें अंतर होता है। राइटर वो होता है जो किसी चीज को लिख रहा है, वो उसमें उसके खुद के सारे विचारों अपने हिसाब से उसने लिख दिया। संकलनकर्ता कौन होता है, संकलनकर्ता वो होता है जो उस समय और भी विद्वानों की, उस समय की जो वाणियां और विद्वानों के जो विचार, जगह जगह से अच्छे विचारों को लेकर एक जगह संग्रहित किया जाता है, एक जगह इकट्ठा करके एक अलग से कोई बुक बना दिया जाता है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब भी एक संकलन करके बनाया गया, जिसमें कि कबीर दास, अनेकों सिख गुरु और मुस्लिम कुछ संत फकीर हुए थे, उनकी वाणियां उसमें संग्रहित हैं। तो उस हिसाब से ऋग्वेद को भी इस तरीके से संकलन किया गया। तो जब संकलन किया गया था उस समय अलग अलग मंडल को अलग अलग तरीके से जोड़ा गया था, और इसमें जो पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़े गए। तो क्वेश्चन ये रहता है कौन से मंडल लास्ट में जोड़े गए, तो पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में संकलित किया गया। अब कई बार आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा। गायत्री मंत्र के बारे में आता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में दिया हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो कि किनके द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र के द्वारा। अब आगे आते हैं, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, किस देवता के लिए गायत्री मंत्र गाया जाता है। गायत्री मंत्र सावित्री देवता के लिए गाया जाता है। क्वेश्चन में रहता है सावित्री, तो आपको सावित्री को टिक करना है, और अगर सावित्री नहीं रहता तो सावित्री का मतलब होता है सूर्य देवता, तो आपको सूर्य देवता को वहां टिक कर देना है। उसके बाद ऋग्वेद में हमको एक जगह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद 10 राज्य युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में जानकारी मिलती है। तो वहां पर हमको दोस्तों टिक लगाना है 7वां मंडल, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल, उसमें 10 राज्य युद्ध की जानकारी मिलती है। 10 राज्य का मतलब क्या है, 10 राज्य, राग के मतलब है यहाँ पे राजा। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उस समय,
जब पूर्व वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलती है। और वो युद्ध कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर वो युद्ध लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 10 राजा युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी। रावी को उस समय क्या बोलते थे? पुरुषणी नदी। तो पुरुषणी नदी के किनारे ये लड़ा गया था। किन किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? उस समय जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वैदिक सभ्यता का जो खोजकर्ता कौन थे? आर्य थे। तो आर्यों, और उस समय उस इलाके में एक राजा था, राजा सुदास। आर्यों के काफी कबीले थे, कई राजा थे, और इधर से एक और कबीला था, उसमें थे राजा सुदास। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पर, जिसका जिक्र मिलता है 7वें मंडल में। अब आगे आते हैं, सोम देवता। ऋग्वेद जो है, ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में सोम देवता का जिक्र किस मंडल में है? तो सोम देवता का जिक्र मिलता है हमको 9वें मंडल में। दोस्तों हमको जितने मैंने मंडल लिखवाए हैं, अलग लिखवाए मैंने, 9वां मंडल, 10वां मंडल और तीसरा मंडल, 7। जो जो इम्पोर्टेंट मंडल है वो ही मैंने लिखवाए हैं, 10 के 10 मैंने नहीं लिखवाए हैं, वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इन मंडल को एक जगह लिख लेना, तो उसमें से आप उसको 1 बाय 1 रट लेना इसमें। तो ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोम देवता का जिक्र 9वां मंडल में। और ये काफी लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था या पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है किसवें मंडल में है? तो वो है 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था, जो कि वर्ण व्यवस्था उस समय की गई थी, उस समय काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था की गई थी। जो लोग वेद ग्रंथ या पूजा पाठ का काम करते थे उनको ब्राह्मण दे दिया गया था। उस समय जो लोग लड़ाइयों का काम करते थे, उस समय जंग में युद्ध जो करते थे, उनको क्षत्रिय बोलते थे। जो लोग उस समय खेती बाड़ी और ये रख रखाव और वहाँ की शिल्पकारी, इस काम में जो लगे हुए थे, उनको बोलते थे वैश्य। और जो लोग साफ सफाई का काम करते थे, उनको उस समय शूद्र कैटेगराइज कर दिया। बाद में हम देखेंगे दोस्तों, ये धीरे धीरे आके कुरीतियां पैदा हो गई, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, कैटेगरियां कोई उच्च है कोई नीच है, छुआछूत पैदा हो गई। ये सब बाद में आगे हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है और इस चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब इस देखेंगे दोस्तों, 10वें मंडल में ये वर्ण व्यवस्था होती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूछा जाता है किस मंडल में थी। अब हम दोस्तों आते हैं ऋग्वेद के अरण्यक। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ऋग्वेद के उपनिषद, हर एक वेद का अपना एक उपनिषद है, अपना एक वेदांग है, अपना एक अरण्यक है। तो वैसे क्वेश्चन में रहता है कि ऋग्वेद का अरण्यक क्या है, या फिर पूछ लिया जाता है कैस्तकी या ऐत्रेय किस वेद के अरण्यक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन में दे देंगे ऐत्रेय किस वेद से संबंध रखता है, तो आपको वहां टिक करना है ऋग्वेद से संबंध रखता है। अरण्यक का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब अरण्य का मीनिंग होता है यहाँ पे जंगल। जो ग्रंथों का उस समय जिस ग्रंथों का जिक्र, उनको समझना, उनको पढ़ना, जंगलों में बैठ के, जिनको सीधा साधा मैं बताता हूँ आपको, जिस ग्रंथों को जंगल में बैठ के पढ़ा जाता था, ना कि किसी कुटिया में या फिर किसी दरबार में नहीं पढ़ा जाता था, उनको किसी जंगल में जाके उनको पढ़ना होता था, ये कंपलसरी थी। उस टाइप के ग्रंथ जो होते थे उनको अरण्यक बोला जाता था। और ऋग्वेद का अरण्यक है यहाँ पे कैस्तकी और दूसरा ऐत्रेय। ऋग्वेद के उपनिषद भी सेम नाम से हैं, आप इसको ऐसे रटना, आपको उपनिषद, ऋग्वेद के उपनिषद और ऋग्वेद के अरण्यक दोनों सेम है, कैस्तकी और ऐत्रेय। अब उस समय पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार के बर्तनों का प्रचलन था, ये एक विशेषता में है। किस प्रकार के बर्तनों का विशेषता थी? तो गैरिक मृदबाण। मृदबाण का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, गैरिक मृदबाण। तो गैरिक का मतलब क्या है? गैरिक का मतलब है यहाँ पे गैरुआ रंग। गैरुआ रंग मतलब थोड़ा भूरा सा होता है, थोड़ा लाल और भूरा मिक्स कलर को बोलते हैं हम गेरुआ कलर। और उस कलर के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। जैसे एक लगभग हमारा आपने देखा होगा घड़े का कलर, तो उसको कई बार ऑप्शन में गैरिक मृदबाण बताते हैं, या फिर ओसीपी लिखा रहता है। ओसीपी की फॉर्म है ओक्रे कलर्ड पोटरी कल्चर। तो पूछ सकते हैं ओक्रे कलर्ड पोटरी, क्वेश्चन कई बार आता है ओसीपी, ओक्रे कलर्ड कल्चर,
किस काल से संबंध रखता है, तो आपको वहां टिक करना है ऋग वैदिक काल से, पूर्व वैदिक काल से। अब दोस्तों आगे इसके संबंधित ऋग्वेद से संबंधित ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग ऋग्वैदिक काल की जो भी सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। आज इसमें मैंने और बताने की कोशिश की है वेदांग कितने हैं। वेदांग मैंने कल भी बताया था, वेदांग है 6। 6 के नाम क्या क्या हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त। वेदांग क्यों बनाए गए? वेदांग आखिरकार वेदांग का मतलब क्या है? दोस्तों वेदांग वो चीज है, अगर हम वेदों को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो वेद हमेशा पढ़े और समझे जाते हैं वेदांग की मदद से। पहले हमको अच्छे से वेदांग की नॉलेज होना जरूरी है, उसके बाद ही हम वेदों को सही तरीके से पढ़ सकते हैं। जनरली हम रीडिंग तो कर लेंगे वेदों को, ऐसे रीड करना अखबार की तरह तो कर लेंगे, पर अगर वेद को अच्छे से पढ़ के समझना है तो हमको यहाँ पर वेदांग की नॉलेज होनी जरूरी है। वेदांग जो कि 6 हैं, वेदांग का आप ऊपर से देख लेंगे कि उसका मतलब क्या है। जैसे व्याकरण, हमको व्याकरण का ज्ञान होगा तभी तो हम संस्कृत को समझ पाएंगे, क्योंकि सारे वेद, जितना भी वेद पुराण सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। हमको छंद, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा इनके बारे में अगर पता है तभी हम वेद को पढ़ पाएंगे। तो वेदों को पढ़ने में हेल्प जो करते हैं वो वेदांग है। क्वेश्चन ये हमेशा रहता है। अब आगे हम आते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108, 108। आपको एक सीधा सीधा याद रखना है। अब 108 है तो वो काफी ज्यादा रटने इतना पूछते नहीं है। अगर उपनिषद से क्वेश्चन कभी आएगा तो यही क्वेश्चन रहता है कि उपनिषद कितने हैं। पुराण कितने हैं? पुराण है 18 और इनके रचयिता कौन थे? लोमहर्ष या उग्रश्रवा। लोमहर्ष को उग्रश्रवा के नाम से भी जाना जाता है। भाषा सारी की सारी कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। अब दोस्तों 18 के 18 पुराण इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं और किस समय उनका जिक्र था या उस पुराण में किस किस वंश के बारे में बताया गया, जो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। क्वेश्चन आता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? काफ़ी हिट क्वेश्चन है ये। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन ये भी रहता है कि मत्स्य पुराण में किस वंश का जानकारी मिलता है? तो उस समय सातवाहन वंश की अगर जानकारी किसी पुराण में मिलती है तो वो कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट आते हैं विष्णु पुराण। क्वेश्चन रहता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु पुराण की। या फिर विष्णु पुराण में पूछ लेंगे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। मौर्य वंश आगे हम पढ़ेंगे, जैसा कि बिंदुसार, अशोक वगैरह सब मौर्य वंश में पढ़े जाएंगे। फिर वायु पुराण। तो वायु पुराण में किन की जानकारी है? गुप्त वंश की। या फिर क्वेश्चन रहेगा गुप्त वंश की जानकारी उन 18 पुराण में से किस पुराण में से मिलती है? तो हमको वहां पे याद रखना है गुप्त वंश की वायु पुराण से। यहाँ पर हमने मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों पुराण पढ़े, उपनिषद देखे, वेदांग पढ़े और ऋग्वेद काल से या ऋग्वेद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है तो बहुत कुछ, पर वो एग्जाम रिलेटेड नहीं है। वैसे जानकारी के लिए वो आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, पर एग्जाम्स में इन्हीं को देखा जाता है। उस समय दोस्तों जब वैदिक सभ्यता का समय था, उस समय जो नदियां थी, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी। ये पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल में कौन सी नदी का क्या नाम था, कौन सी नदी का क्या नाम था। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनके आपको मैं नाम बता देता हूँ। और कुछ बड़ी नदियां हैं, मशहूर नदियां हैं। झेलम नदी का उस समय नाम था विस्तृता। झेलम कहाँ पर नदी है? जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में, JNK में। रावी का क्या नाम था? पुरुषणी। रावी भी JNK से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती है। झेलम भी उधर से बहती हुई लास्ट में उधर ही मिल जाती है। रावी और झेलम कहाँ पे हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। सतलुज हमारी पंजाब में बहती हुई आगे लास्ट में पाकिस्तान अरब सागर में ही मिल जाती है। इनके बारे में जब मैं दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा इनका उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ से होते हुए कहाँ गिरती हैं। सब कुछ आपको 1 by 1 बताया जाएगा, बस आप इसमें बने रहना। ब्यास नदी
ब्यास नदी का पहला पुराना नाम था विपाशा। दोस्तों इन दो नदियों को आप बड़े आसानी से याद रख सकते हो। सतलुज, सा वर्ड आ रहा है, सा मतलब यहाँ पे शाह और सा मिलते जुलते हैं, तो आपको याद रखना है भी शाह से जो शुरू होगा मतलब सतलुज। ता भी देखो मैच कर रहा है, ता सा ता दोनों में जो आ रहा है, तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। व्यास मतलब विपाशा, वाह मिल रहा है तो यहाँ पे भी वाह है, वाह वाह मतलब विपाशा। आप इस तरीके से ट्रिक जोड़कर थोड़ा पढ़ सकते हैं, दो नदियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चिनाब नदी को क्या बोलते थे? असिकनी, असिकनी, चिनाब नदी असिकनी। घग्गर नदी को बोलते थे सरस्वती। चिनाब नदी भी जम्मू एंड कश्मीर में, ब्यास और सतलुज दोनों पंजाब में है, मतलब मुख्यतः पंजाब में बहती हैं। चिनाब नदी जम्मू एंड कश्मीर में, घग्गर नदी दोस्तों हरियाणा में बहती है, हरियाणा में बहती हुई आगे राजस्थान होते हुए आगे चली जाती है। गंडक नदी दोस्तों नेपाल, तिब्बत नेपाल से होते हुए बिहार होते हुए फाइनली ये गंगा में मिल जाती है, जिसको क्या बोलते थे? सदनीरा। गंडक को बोलते थे सदनीरा। तो लास्ट में है काबुल नदी को बोलते थे कुंभा नदी। दोस्तों काबुल अफगानिस्तान की राजधानी जैसे आपको पता है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सी ऐसी नदी है जो जिस शहर के ऊपर बहती है उस शहर का और नदी का सेम नाम है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सी ऐसी नदी है जो जिस शहर के किनारे, कौन सा ऐसा शहर है जो सेम अपने ही नाम पर, अपने ही नाम की नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको क्या लगाना है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, बहुत ही बड़ा शहर है और काबुल नदी के ऊपर ही बसा हुआ है। अब अंत में दोस्तों हम कल आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसी ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में। और लास्ट में दोस्तों मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ, बार बार छूट जा रही है, वो 2 मिनट में बता दूंगा। दोस्तों आपको जो इतनी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप पहले ये समझ लें कि इस वीडियो में सारी की सारी वीडियो मैं बिल्कुल छांट के इस क्रम में बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में, अच्छे खासे एग्जाम में सारे के सारे आपके क्वेश्चन में मैच कर जाएं। ये मेरे जितने मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ इसमें से बाहर क्वेश्चन मुश्किल है कहीं से आए, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको इसको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ने का मैं एक आज क्रम बता देता हूँ दोस्तों। इसमें मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। आपने क्या करना है, अभी मैंने मैथ और रीजनिंग के जो वीडियोस हैं वो शुरू करने हैं, कुछ दिनों बाद वीडियो आने लगेंगे। अभी मैंने इंग्लिश और जीके को शुरू किया, तो इसकी आपको अलग अलग नोटबुक खरीदनी है, अच्छी खासी ठीक ठाक कंपनी की आपको मोटी मोटी नोटबुक खरीद लेनी है। मैथ की अलग खरीदनी है, रीजनिंग की थोड़ी पतली खरीद सकते हो, जीके की काफ़ी मोटी खरीद लेना, या फिर जीके की आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज खरीद सकते हो। जैसे जीके में अगर आपने खरीदनी है तो हिस्ट्री के लिए एक खरीद लेना, ज्योग्राफी के लिए, अर्थशास्त्र के लिए और आपकी साइंस के लिए, और मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट को आप ज्योग्राफी में रख सकते हैं। और एक आपको नोटबुक खरीदनी है विविध ज्ञान के लिए। दोस्तों विविध ज्ञान क्या है? विविध ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो कि इन चैप्टरों से छूट जाता है, जो ना तो हिस्ट्री में आता है, ना ज्योग्राफी में आता है, ना साइंस का पार्ट है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ जैसे कुछ मशहूर बुक्स हैं, मशहूर खेल हैं, कोई वाद्य यंत्र है, कोई पुरस्कार है, इस तरीके की जितनी भी जानकारी है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में आती है, फलानी बुक्स किसने लिखी, ये किसने लिखा, तो उसके लिए मैं अलग से विविध का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसकी जानकारी उसमें दी जाएगी। तो उसके लिए आपको या तो अलग अलग नोटबुक बना लेनी है, या फिर जीके की एक मोटी सी बुक बना लेनी है। और इंग्लिश की आपको अलग नोटबुक बनानी है, 2 नोटबुक इंग्लिश की आप बना लेना, एक में ग्रामर और एक में वर्ड पावर। इस तरीके से 4-5 आप नोटबुक बना लेना। और फाइनली मैं आपको ये सलाह दूंगा, चाहे आप मेरा चैनल देखो, चाहे किसी का भी चैनल आप देखते हो, उसमें पढ़ने का, ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है जैसे मर्जी पढ़ो, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने का जो सही तरीका क्या होता है। आप जैसे किसी यूट्यूब चैनल को खोलते हैं तो उसमें आप दोस्तों देखते होंगे कई सारी वीडियोस रहती हैं। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को तो इस बारे में पता ही होगा, वो उसी तरीके से पढ़ते होंगे अच्छे तरीके से। पर आप डायरेक्ट वीडियोस खोलेंगे, कहीं इंग्लिश की आ रही है, कहीं मैथ की आ रही है, कहीं कोई आ रही है, सारा कुछ मिक्सअप है। और मिक्सचर करके कभी नहीं पढ़ना चाहिए, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर लेते हैं और हमको सीक्वेंस नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बताऊंगा, वीडियोस के साथ में एक ऊपर बटन होता है प्लेलिस्ट, फंक्शन होता है प्लेलिस्ट। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में आपने सेपरेट वाइज पढ़ना है। प्लेलिस्ट में मेरी जितनी भी इंग्लिश की वीडियो अलग हैं, मैथ की मैं अलग बनाऊंगा, हर एक प्लेलिस्ट वाइज मैंने सारी वीडियो डालनी है।
तो आप भी उसको प्ले लिस्ट में, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको अलग पढ़ें, जीके को अलग पढ़ें, मैथ को अलग पढ़ें, सीक्वेंस वाइज पढ़ें, जिसमें आपको भी क्लैरिटी होती रहेगी मैंने कितना कैसे कैसे पढ़ना है और आपको बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। तो कल मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।